तो फिर मैं तुमसे कॉन्फ्रेंस में मिलता हूँ। अभिराम अपनी बहन के सामने हार तो मान गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बहन आज कौन सा गुल खिलाने वाली थी। अभिराम से बात करने के बाद शांति प्रिया जैसे ही अपने फोन को वापस रखकर पीछे मुड़ी, नित्या ने उसे देखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे भाई ने फोन किया था? नित्या जल्दबाजी में वहां मौजूद चारू के सामने ही अभिराम का नाम लेने वाली थी, लेकिन वक्त रहते ही उसकी नजर चारू पर पड़ गई और उसने अपनी बातों को बदल दिया। तभी शांति प्रिया ने जानबूझकर बात संभालने के इरादे से उसके कंधे पर मारते हुए कहा, ऑफ कोर्स नित्या, तुम भी ना कुछ भी कहती हो। ये मेरे बड़े भाई थे, उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। नित्या और शांति प्रिया को ऐसी बातें करते देखकर चारू ने आगे बढ़कर हिचकिचाते हुए कहा, मिस राजपूत, मुझे लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। चारू काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का असिस्टेंट उसे न जाने कितनी ही अलग अलग ज्वेलरीज दिखा रहा था और उसे पहना कर देख रहा था। चारू के लिए ऐसे इतने बड़े बड़े लोगों के बीच रहकर ये सब करना काफी मुश्किल हो रहा था, जिनकी बातें सुनकर शांति प्रिया ने आगे जाकर चारू को समझाते हुए कहा, मिसेस राजपूत, पहले तो आप मुझे मिस राजपूत कहना बंद कीजिए। आप मुझे शांति प्रिया, प्रिया या शांति कुछ भी बुला सकती हैं, पर प्लीज ऐसे आप मुझे फॉर्मली मत बुलाइए। और हाँ, ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये सब पहनकर आप बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेंगी। शांति प्रिया के समझाने के बावजूद चारू काफी परेशान लग रही थी, जिसे देखकर अब धानी आगे आई और उसने हंसते हुए कहा, कम ऑन मिसेस राजपूत, आप हम लोगों पर ट्रस्ट कीजिए। आप ये सब पहनकर बिल्कुल भी उन जैसी नहीं लगेंगी जो ज्यादा मेकअप और गहने पहनकर खुद को सोशल सर्कल में ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं, जिन्हें लगता है कि वो ये सब करके बड़ी फैमिलीज में शामिल हो जाएंगी। आप उन सब से बेहतर हैं। हमारा विश्वास कीजिए, आप बहुत सुंदर लगेंगी। धानी ने बहुत आराम से चारू को समझाया, क्योंकि धानी और उसकी सारी दोस्त बहुत अच्छे से जानती थी कि काफी सारे लोग अक्सर पार्टीज में ज्यादा मेकअप, गहने और ब्रांडेड कपड़े पहनकर खुद को उन्हीं जैसे अमीर और बड़े स्टेटस वाले दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सब सिर्फ दिखावा था, जिसे देखकर वो लोग पहले ही बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। लेकिन चारू उन सब में अलग थी। इतना सब कुछ उसके सामने होने के बावजूद चारू उनमें से कुछ नहीं चाहती थी। लेकिन मिस सिंघानिया, चारू कुछ कहना चाहती थी, पर तभी शांति प्रिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सच में मुझे भी ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। मैं कितनी लकी हूँ कि मेरा बड़ा भाई इतना लो प्रोफाइल है, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं जानता और ना ही उनके स्टेटस का फायदा उठाने की कोशिश कर पाता है। शांति प्रिया इतना कहकर हंसने लगी। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर कोई उसके भाई के करीब जाने की कोशिश भी करे, तब भी उसका भाई उन लोगों को खुद से दूर कर देता था। और जहाँ तक बात अभिराम के कपड़ों और उसके रहन सहन की थी, तो वो अभी भी अपने आप को किसी अमीर परिवार का नहीं दिखाना चाहता था, और ऐसी हालत में कोई भी उस पर ध्यान क्यों देता। साथ ही वो शादीशुदा था, तो उसके पास चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना आए, वो किसी पर भी कभी नजर नहीं डालेगा। तुम लोगों का अभी हुआ या नहीं? धानी और शांति प्रिया मिलकर चारू को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे स्टूडियो के एक कमरे से जानवी की आवाज आई। जानवी देश की सबसे फेमस लॉयर थी, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी उसका काफी नाम था। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर यहाँ वहाँ ट्रैवल करती थी। उसने बाहर आकर अपना फोन दिखाते हुए कहा, तुम लोग थोड़ा जल्दी नहीं कर सकती हो? मुझे मेरा क्लाइंट फोन कर रहा है, मुझे जाना है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ हाँ, हम जल्दी कर रहे हैं, कम से कम ज्वेलरी तो सिलेक्ट करने दो। तुम्हें भी चाहिए? ये देखो, ये कैसी लगेगी? नित्या ने अपने हाथ में पकड़े एक ज्वेलरी के बड़े बॉक्स को लेकर उसमें से एक पिंक कलर का इयररिंग निकालकर जानवी को दिखाया, जिसकी चॉइस देखकर जानवी का चेहरा एकदम से बन गया। नो पिंक, मुझे पिंक बिल्कुल पसंद नहीं है। आर यू सीरियस? मैं ये नहीं कह रही कि तुम बार्बी डॉल की तरह हमेशा पिंक पहनो, पर एटलीस्ट
तुम कभी तो पिंक पहन सकती हो, तुम्हें खुद को थोड़ा लड़कियों जैसा दिखाने की जरूरत है। नित्या ने जानवी की तरफ उसे पिंक इयररिंग को बढ़ाते हुए कहा। जानवी अपने काम के सिलसिले में हमेशा बिजनेस सूट या फिर फॉर्मल ड्रेस में ही नजर आती थी, जिनका रंग अक्सर काला, सफेद या फिर न्यूट्रल होता था। उसके कबर्ड में भी काफी कम ही रंग मिलते थे, जिसे देख देख कर उसके फ्रेंड्स काफी बोर हो चुके थे। पर जानवी ने नित्या की चॉइस देखकर अपने हाथों को बांधते हुए कहा, अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो तुम क्यों नहीं पहनती? धानी, क्या तुम प्लीज मेरे लिए कोई ज्वेलरी चूज कर सकती हो? मुझे इस नित्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जानवी की ये बात सुनते ही नित्या ने उस बॉक्स को सामने टेबल पर रखा और जाकर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। तुम लोगों को मुझ पर कभी भी विश्वास क्यों नहीं होता? मैं जब भी कुछ तुम्हारे लिए सिलेक्ट करती हूँ तो तुम्हें वो पसंद नहीं आता। नित्या ने गुस्से में अपने दोनों हाथों को आपस में बांध लिया। तभी शांति प्रिया ने अपने बगल में खड़ी चारू के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहा, नित्या, अगर कभी मुझे कुछ सीरियस बीमारी हो गई और तुमने मेरे लिए डॉक्टर सिलेक्ट किया तो मुझे उस सिलेक्शन पर पूरा भरोसा होगा। लेकिन अगर तुमने कभी मेरे लिए ज्वेलरी या मेकअप के लिए कुछ भी चूज किया तो सॉरी, तुम्हारी चॉइस हमेशा पिंक होती है और मैं हमेशा पिंक नहीं पहन सकती। शांति प्रिया की ये बात सुनकर चारू के अलावा सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। यहाँ तक कि नित्या, जिसकी सब खिंचाई कर रहे थे, वो भी हंस रही थी। वही चारू उन सबको कंफ्यूजन में देख रही थी। उसके सामने जो लड़कियां थीं, वो काफी रिच फैमिली से थी और उन्हें इस वक्त अपना काम करना चाहिए था या फिर उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होना चाहिए था। पर ऐसे में वो सब एक साथ उसके ऑफिस तक आई और उसे यहाँ पर खींचते हुए लेकर आ गई, जबकि वो उन लोगों से सिर्फ एक बार मिली थी। वहीं दूसरी तरफ वाणी टेलीकॉम सर्विस ने अपने लॉन्च पार्टी के लिए डीलक्स प्लाजा के एक बहुत बड़े और लग्जरियस हॉल को बुक किया था, जहां पर वाणी टेलीकॉम सर्विस के एम्प्लॉयज के अलावा कई मशहूर हस्तियों को बुलाया था, जिनमें मीडिया के काफी सारे लोग थे। और क्योंकि अब सभी को पता चल गया था कि वाणी टेलीकॉम सर्विस राजपूत एंटरप्राइजेस का एक छोटा सा हिस्सा था, तो इसलिए राजपूत इंडस्ट्रीज के कुछ खास ओहदे वाले एम्प्लॉयज को भी वहां बुलाया गया था, जिसे देखकर वाणी टेलीकॉम सर्विस के सारे एम्प्लॉयज काफी एक्साइटेड थे। उन सभी को उम्मीद थी कि उनके कंपनी का वो मिस्टीरियस सीईओ, जो आज तक उनके सामने नहीं आया था, वो आज उसका चेहरा जरूर दिखा पाएगा। लेकिन इन सब के बीच संदीप, पंकज और अरविंद, तीनों ही जिन्हें अभिराम की सच्चाई पता थी, वो बहुत आराम से बैठे हुए थे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि क्या आज अभिराम उन सभी के सामने अपने असली चेहरे के साथ आएगा या आज भी वो मास्क का खेल खेलेगा। तभी उस भीड़ के बीच वाणी टेलीकॉम सर्विस के एक एम्प्लॉय ने काफी एक्साइटमेंट में कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं यहाँ अपने सीईओ का चेहरा देखूंगा। तुम्हें पता है, मेरा कजिन आयुष्मान सिंघानिया के मार्केटिंग टीम में काम करता है और उसने हमारे सीईओ को देखा है। तुम्हें पता है, उसने बताया कि वो बहुत हैंडसम है। वो वहाँ पर ऋषभ राय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गए थे, तभी उसने चुपके से उसके केबिन में झांककर उनकी एक झलक देखी थी, लेकिन वो फोटो नहीं खींच पाया। पर आज तो मैं अपने सीईओ को सामने से देखूंगा। वो एम्प्लॉय अपने बाकी के सभी साथियों के साथ काफी एक्साइटेड था। वो अब शांत बैठा उस इवेंट के शुरू होने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसके बगल में बैठी एक लड़की ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अभी भी सिंगल है? काश कि वो सिंगल हो और उनके साथ एक ही कंपनी में काम करते हुए मुझे कभी उनसे मिलने का मौका मिले। आई स्वेयर, मैं उन्हें बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दूंगी। वाणी टेलीकॉम सर्विस के सारे एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ मीडिया का तांता लग गया। एक एक कर वहाँ कई सारे मीडिया वाले आ गए, जिन्हें देखकर वाणी टेलीकॉम सर्विस के एम्प्लॉयज अपने काम पर लग गए। उन्हें किसी भी हालत में सभी चीजों को अच्छे से मैनेज करना था। मीडिया वहाँ पर उस पूरे इवेंट के वेन्यू को कवर कर रहे थे। तभी बाहर से ढेर सारी गाड़ियाँ एक के बाद एक आकर रुकने लगी, जिसमें से राजपूत इंडस्ट्रीज के कई जाने माने एम्प्लॉयज बाहर निकलने लगे।
कोई एमडी था तो कोई जनरल मैनेजर। उन सभी को देखकर मीडिया वाले अपने माइक और कैमरे के साथ उनकी तरफ दौड़ पड़े। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक मीडिया वाले ने अपना माइक आगे बढ़ाकर राजपूत एंटरप्राइज के एम्प्लॉय से पूछा। तभी उनमें से एक ने अपने कोट को ठीक करते हुए जवाब दिया, हम यहाँ पर अपने बॉस को सपोर्ट करने आए हैं। उस आदमी की ये बात सुनते ही मीडिया वाले अचानक ही सोच में पड़ गए। हालांकि ये बात तो साफ हो गई थी कि वाणी टेलीकॉम सर्विस राजपूत इंडस्ट्रीज का ही एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन क्या ये इवेंट पूरी दुनिया को ये बताने के लिए था कि वाकई में वाणी टेलीकॉम सर्विस का सीईओ मिस्टर यशवर्धन राजपूत का बेटा था, या फिर ये उसके आने के बाद पहले इवेंट के तौर पर उसकी वेलकम पार्टी थी? यहाँ क्या हो रहा था ये सोचकर अब मीडिया वाले भी कंफ्यूज हो गए थे। मीडिया वाले उन लोगों का पीछा करते हुए आगे तक गए, लेकिन तभी उन लोगों ने देखा कि राजपूत इंडस्ट्रीज की वो जाने माने नामचीन हस्ती भी आगे की फ्रंट रो में ना बैठकर उनके पीछे बैठने लगे। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि अगर इन लोगों के लिए फ्रंट रो नहीं थी तो फिर वहाँ कौन बैठने वाला था? किसके लिए उस फ्रंट रो को तैयार किया गया था? सब मीडिया वाले एक एक कर तस्वीरें लेने में व्यस्त थे। सबकी नजरें मेन एंट्रेंस पर थी। हर तरफ लाइट्स जगमगा रही थीं। वाणी टेलीकॉम सर्विस के एम्प्लॉइज बातचीत करने में लगे हुए थे, क्योंकि वो कल तक एक छोटे से कंपनी के एम्प्लॉइज थे, लेकिन आज राजपूत इंडस्ट्रीज के उन ऊंचे ओहदे वाले एम्प्लॉइज के साथ बैठकर उन्हें भी अपनी अहमियत थोड़ी बड़ी हुई लगने लगी थी। तभी अचानक वहाँ मेन एंट्रेंस पर अचानक ही कई हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल लेडीज का एक पूरा ग्रुप आ गया, जिसमें 4 प्रिंस, उनकी बहनें और उनके पेरेंट्स थे। सबके बीच राजपूत परिवार की एक सदस्य भी थी, और वो थी शांति प्रिया राजपूत, जिसने अपने साथ चल रही चारू का हाथ पकड़ रखा था। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मीडिया वाले एकदम से हैरान रह गए। सभी ने तुरंत उनकी फोटोज खींचना शुरू कर दिया। वहाँ एक ही सेकंड में अनगिनत कैमरास की फ्लैशलाइट्स चमकने लगी। तभी एक मीडिया वाले ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तो क्या ये एक अफवाह नहीं थी? क्या सच में इस छोटी सी कंपनी का सीईओ मिस्टर यशवर्धन राजपूत का बेटा है? लेकिन मीडिया में तो ये बातें आ रही थी कि ये एक फेक न्यूज है, क्योंकि अब तक किसी ने भी मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे को यहाँ इस कंपनी में नहीं देखा। यहाँ के किसी भी एम्प्लॉय ने ऐसी कोई न्यूज नहीं दी थी। किसी को भी कुछ नहीं पता था। उसकी एक तस्वीर तक नहीं है। सारे मीडिया वाले कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन वाणी टेलीकॉम सर्विस के एम्प्लॉयज को पता था कि उनके साथ काम करने वाला सीईओ राजपूत एंटरप्राइज का वारिस था, तो उन्हें खुशी थी। लेकिन मीडिया वाले सोच में पड़ चुके थे, क्योंकि जो हस्तियां आज इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही थी, उसे लेकर आना किसी छोटी सी कंपनी के सीईओ की बस की बात तो नहीं थी, जब तक कि वो राजपूत परिवार का वारिस ना हो। तभी मीडिया वालों ने अपने अपने फोन निकालकर अपने मैनेजर और अपने हेड से बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कल के न्यूज की हेडलाइन बनने वाली थी। एक ही साथ इन 5 अमीर घरानों को देख पाना काफी मुश्किल था, वो भी एक साथ ऐसे किसी पब्लिक इवेंट में। फोर प्रिंस और उनके परिवार को एक साथ देखकर मीडिया वाले काफी हैरान थे। यहाँ तक कि अब तो वाणी टेलीकॉम सर्विस में काम करने वाला स्टाफ भी हैरान था। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े परिवार के सदस्य भी शामिल होने वाले थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये छोटा सा इवेंट एक पल में इतना बड़ा बन जाएगा। वही जो लोग इस छोटे से इवेंट पे आने को लेकर काफी परेशान थे और उन्हें लगता था कि उन्होंने इस इवेंट में आकर गलती कर दी थी, अब वो भी ये नजारा देखकर एकदम से ही हैरान हो गए। वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर उन्होंने गलती से भी इस इवेंट में ना आने का फैसला किया होता तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो बैठते। सभी इस इवेंट में आने वाले सभी हस्तियों को देखने के लिए अपनी अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगे।
वहां काफी भीड़ जमा होने लगी थी, जिसे देखकर उस इवेंट का होस्ट माइक लेकर सामने स्टेज पर आया और उसने उन सभी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज प्लीज आप सब अपनी सीट पर बैठ जाइए। प्लीज, हमारा इवेंट कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। होस्ट लगातार लोगों को सीट पर बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन सभी उन हस्तियों को देखने के लिए बेताब थे। उनकी फोटोज कुछ ही पलों में पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी थी। कुछ ही पलों में सभी को पता चल चुका था कि इस छोटे से कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 प्रिंस और उनकी फैमिलीज भी शामिल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ चतुर्वेदी परिवार में भूपेश, राहुल और उसकी पत्नी शालिनी तीनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। लेकिन तभी अचानक राहुल अपने फोन को देखते हुए हैरान रह गया और उसने तुरंत अपने फोन को अपने पिता की तरफ बढ़ा दिया। डैड जरा ये देखिए। अपने बेटे राहुल से उसका फोन लेकर भूपेश ने जैसे ही उसके फोन को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने चारू और शांति प्रिया राजपूत की तस्वीर थी, जो हाथों में हाथ डाले इवेंट के अंदर बढ़ रहे थे। ये राजपूत परिवार को कैसे जानती है? भूपेश काफी हैरान था। तभी राहुल ने सोचते हुए कहा, शायद तब से जब ये मीटिंग के लिए आर टावर गई थी, उसने बोला था कि वो यहाँ पर 5 प्रिंस से मिली थी, तो शायद वहीं पर। नहीं राहुल, तुम भूल रहे हो। किसी भी एम्प्लॉय ने ये नहीं बताया था कि वो वहाँ पर शांति प्रिया राजपूत से मिली थी। उस तस्वीर को गौर से देखते हुए अचानक ही भूपेश के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो अपने आप में बहुत बेतुका था। क्या वो पनौती, वो भिखारी कहीं राजपूत परिवार का हिस्सा तो नहीं, जैसा कि तुम उस दिन कह रहे थे? डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने उसी दिन मुझे खुद समझाया था कि वो पनौती उस परिवार का हिस्सा कैसे हो सकता है। उसकी तो सैलरी भी इतनी कम है। जब से चारू से शादी की है, उसका ज्यादातर खर्च चारू के पैसों पर ही चलता है। तो वो ऐसे परिवार का सदस्य कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचिए। अगर वो इस परिवार का हिस्सा होता तो क्या कभी ऐसी जिंदगी जीता? राहुल ने तुरंत ही अपने पिता की बातों को मना कर दिया। तुम सही कह रहे हो। शायद चारू शांति प्रिया से कहीं और मिली हो, और चारू ने बताया भी था कि उसे अभिराम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए इनवाइट किया था। तो वो वहाँ पर अभिराम के लिए गई हो और गलती से वो शांति प्रिया से दोबारा मिल गई होगी। भूपेश ने एक दूसरे रीजन के साथ उस फोटो को देखकर अपने नतीजे पर पहुंचा, लेकिन फिर भी शांति प्रिया और चारू को एक ही तस्वीर में देखना किसी सपने जैसा था, जिसे देखकर राहुल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन ईशाना, वो जैसी ही ये सब देखेगी वो काफी गुस्सा हो जाएगी। वो फिर से चारू को लेकर खुद परेशान हो जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो जैसे ही ये तस्वीर देखेगी वो गुस्से में पागल हो जाएगी। भूपेश ने अपनी बेटी ईशाना के बारे में सोचते हुए कहा। तभी उसने देखा ईशाना वहाँ नहीं थी। तब उसने अपनी पत्नी शालिनी से पूछा, शालिनी, ईशाना कहाँ गई है? पता नहीं। और अभी आपने ही तो कहा ना कि चारू वहाँ पर अपने पति के इनविटेशन पर गई है, तो ईशाना इतना तो समझ ही सकती है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। और वैसे भी चारू तो अब मॉल प्रोजेक्ट को लेकर राजपूत परिवार के साथ ही काम करेगी, जो आपने खुद उसे दिया था। शालिनी ने अपने पति भूपेश को देखकर कहा। वो दोनों शालिनी की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके घर का दरवाजा तेज आवाज से खुला और ईशाना गुस्से में लाल पीली अंदर आई। क्यों? इस परिवार की प्रिंसेस तो मैं हूँ ना, तो फिर वो चारू को सारी अटेंशन क्यों मिल रही है? मैं एक अच्छे परिवार में शादी कर रही हूँ, मेरा मंगेतर इतना अमीर है, तो फिर क्यों वो चारू वहाँ राजपूत परिवार के साथ खड़ी है? क्यों वो शांति प्रिया राजपूत के साथ तस्वीरें खिंचवा रही है? क्यों? ईशाना गुस्से में आते ही अपने घर की चीजों को तोड़ने लगी, जिसे देखकर उसका परिवार जो अभी डिनर कर रहा था, वो अब दौड़ते हुए उसे शांत करवाने उसके पास पहुंच गया। ईशाना, शांत हो जाओ बेटा,
कुछ नहीं हुआ। तू जानती है ना कि अभिराम सीईओ का असिस्टेंट है और वो सीईओ राजपूत परिवार का वारिस है। कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूपेश ने ईशाना को अपने गले लगाकर समझाते हुए कहा। ईशाना ने अपने कपड़ों को बिगाड़ लिया था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, ये उन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी ईशाना काफी गुस्से में थी। वही डीलक्स प्लाजा के एक रूम के अंदर अभिराम तैयार हो रहा था कि तभी अचानक विवेक ने उसके पास आकर उसे बताया, अभिराम, तुम्हारी वाइफ चारू, वो तुम्हारी बहन शांति प्रिया राजपूत के साथ यहाँ इवेंट में आई है। सब तस्वीरें ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर तुम्हारी वाइफ तेजी से सर्कुलेट हो रही है। व्हाट? अभिराम ने अपना फोन लेकर तुरंत ही सोशल मीडिया चेक किया। उस पर चारू और शांति प्रिया एक दूसरे का हाथ पकड़े काफी खुश नजर आ रहे थे। वो फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसे देखकर अभिराम परेशान हो गया। उसे याद था कि चारू ने कहा था कि उसे कोई और जरूरी काम था, पर अब अचानक चारू का यहाँ आना उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना फोन लेकर तुरंत ही चारू को कॉल कर दिया। यहाँ नीचे चारू, जो शांति प्रिया के साथ थी, उसने जैसे ही अपने फोन पर अभिराम का कॉल देखा, वो समझ गई कि अभिराम ने कहीं से तो उसे देख लिया था। तो अब उसने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव कर लिया। अभी, तुम कहाँ हो? तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? चारू के सवाल पर अभिराम ने तुरंत ही उससे अपना सवाल पूछ लिया। चारू, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई और प्लान है, तुम यहाँ पर नहीं आने वाली थी, तो फिर तुम मिस शांति प्रिया राजपूत के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? चारू ने अभिराम के सवाल पर उसे सारी बात साफ साफ बता दी, जिसे सुनकर अभिराम चारू के एफर्ट से खुश तो था, लेकिन उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसकी बहन यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों आई थी और उसके दिमाग में क्या शरारत चल रही थी। अच्छा ठीक है चारू, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी बहुत काम है। अभिराम ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो परेशान था कि वो अब क्या करेगा। तभी विवेक ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारे स्टेज पर जाने का वक्त आ गया है। विवेक की बात सुनकर अभिराम ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर उसने जल्दी से अपने लिए एक सूट चूज किया और उसमें तैयार हो गया। वहीं नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होस्ट सभी को कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा था। वहां सभी अब बेसब्री से राजपूत परिवार के वारिस और उस कंपनी के सीईओ के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वहां स्टेज की लाइट्स ऑफ हुई और कुछ ही पल बाद जैसे ही वापस सभी लाइट्स जली, वहां स्टेज के बीचों बीच अभिराम अपने मास्क के साथ खड़ा था। उसने रात के वक्त भी अपने आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे थे। उसके कपड़े काफी फैशनेबल लग रहे थे और अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान जो अभिराम को पहले से जानता था, अगर वो अभिराम को ऐसे कपड़े में देख ले तो वो उसे अभिराम मानने से एक पल में इनकार कर सकता था। वो अभिराम नॉर्मल अभिराम से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी, उसके खड़े होने के तरीके में ही एक अलग सी पावर थी। अभिराम ने अपने हाथ में माइक लेकर अपनी भारी सी आवाज में सबके सामने कहा, आज हम सभी वाणी टेलीकॉम सर्विस, एक्टर ऋषभ राय और हमारी कंपनी को नया रूप देने वाली धानी सिंघानिया, जो कि इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट है, उनके साथ एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभिराम ने इतना कहकर धानी को ऊपर स्टेज पर आने के लिए कहा, जिसकी बात सुनकर धानी अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गई। उसे पता था कि कल जब वो वाणी टेलीकॉम सर्विस की पूरी बिल्डिंग को दोबारा डिजाइन करेगी तो लोगों को पता चल ही जाएगा कि उसे डिजाइन करने वाला कौन था। सब धानी को स्टेज पर जाते देखकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे, लेकिन चारू, जो सामने ही फ्रंट रो में अपनी जगह पर बैठी थी, वो स्टेज पर खड़े उस इंसान को बस घूरे जा रही थी। वो उस इंसान को देखकर अलग ही सोच में डूबी हुई थी। उसे सामने स्टेज पर खड़ा इंसान कदकाठी में अभिराम जैसा ही दिख रहा था।
उसके बाल भी बिल्कुल अभिराम की कलर के ही थे। उसकी आवाज भी कहीं ना कहीं अभिराम जैसी ही थी। लेकिन वो जब इस बारे में ध्यान से सोचती तब उसे अभिराम और सामने स्टेज पर खड़े इंसान में कुछ अलग नजर आता। उस आदमी ने काफी फैंसी सूट पहना था, जैसा अभिराम कभी नहीं पहन सकता था। साथ ही उस आदमी से एक बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो कि राजपूत परिवार के वारिस होने में ही हो सकता था। ऐसा कभी भी उसने अभिराम में कुछ नोटिस नहीं किया था। वही स्टेज पर खड़ा अभिराम, जो अभी ऑडियंस के सामने माइक पर बात कर रहा था, अचानक ही उसकी नजरें चारू पर चली गई, जो कि सामने ही बैठी थी, और अचानक ही वो अपनी जगह पर किसी मूर्ति जैसा जम गया। वो बिना हिले डुले बस ऑडियंस की तरफ देखे जा रहा था। चारू अभिराम की माँ वाणी राजपूत और उसकी बहन शांति प्रिया राजपूत के बीच में बैठी हुई थी। उसे ऐसे देखकर अभिराम को पहली बार लगा था कि चारू वाकई में उसके परिवार का हिस्सा थी। चारू ने इस वक्त नीले रंग का बहुत ही हैवी गाउन पहना था, जिसमें काफी सारे डायमंड्स लगे हुए थे, जो वहां की रोशनी में जगमगा रहे थे। चारू इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अभिराम सब कुछ छोड़कर बस चारू के गले लग जाना चाहता था। अभिराम चारू को देखकर अपनी ही दुनिया में खो चुका था, लेकिन ऑडियंस धानी के स्टेज पर जाने के कारण तालियां बजा रही थी, जिनकी आवाज सुनते ही अभिराम वापस अपनी दुनिया में लौट आया और फिर उसने अपना गला साफ करते हुए अपनी स्पीच को जारी रखा। तो हमारे प्यारे गेस्ट्स, एम्प्लॉइज और प्रेस मेंबर्स, मैं आप सभी को अपनी कंपनी के पहले प्रोडक्ट लाइन और लेटेस्ट फोटोज के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसे आप लेकर किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको अपने ऊपर गर्व महसूस हो। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप प्लीज वाणी टेलीकॉम सर्विस का सपोर्ट हमेशा ऐसे ही करते रहिएगा। आप सबके इतने सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिराम की स्पीच खत्म होते ही भीड़ में तालियों का शोर गूंजने लगा। वही चारू, जो राजपूत परिवार के साथ बैठी थी, वो उन लोगों की आंखों में स्टेज पर खड़े उस आदमी के लिए गर्व और प्यार देख सकती थी, जिसे देखकर चारू को भी कहीं ना कहीं वैसा ही महसूस होने लगा। और उसे ऐसा इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि उसका पति अभिराम भी इस कंपनी के लिए काम कर रहा था, और अब तक उसने जितनी मेहनत की थी, आखिरकार वो इस कंपनी के लिए ही थी। अभिराम की स्पीच खत्म होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का होस्ट सामने आया। तो फिर अब हम हमारे प्रेस मेंबर्स को उनके सवाल पूछने की इजाजत देते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, आप हमारे नए सीईओ मिस्टर राजपूत से पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज कोई पर्सनल सवाल नहीं होना चाहिए। होस्ट ने स्टेज पर बैठे अभिराम, ऋषभ राय, धानी सिंघानिया और कुछ डायरेक्टर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन इसके साथ ही प्रेस के बीच अब कई दिलचस्प सवाल पूछने की होड़ लग गई।